आगरा में दो फल विक्रेता राधे लाल और श्याम लाल आते हैं। वो दोनों आगरा गांव के बाजार में जाते हैं और वहां पर जाकर फलों का भाव पता करते हैं। आम कितने रुपए किलो है? 100 रुपए किलो है भाई साहब। और पपीता कैसे दिए? पपीता 50 रुपए किलो है भाई साहब। क्या आपके पास अंगूर है? अंगूर नहीं है, वो तो आपको पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगा। हमने भी पूरा बाजार ढूंढा पर हमें अंगूर कहीं नहीं मिला। वैसे अब तो अंगूर का सीजन भी शुरू हो गया है। आपको आगरा गांव में सभी फल मिलेंगे पर अंगूर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। पर ऐसा क्यों है? अंगूर कोई महंगा फल तो है नहीं। आगरा गांव में कोई अंगूर बेचता ही नहीं है और ना ही कोई खरीदता है। राधे लाल श्याम लाल की तरफ देखता है और उसे वहां से चलने के लिए कहता है। राधे लाल और श्याम लाल दोनों कुछ दूर जाते हैं। देखो भाई, यही अच्छा मौका है। इस गांव में कोई भी अंगूर नहीं बेचता है। अगर हम लोग अंगूर बेचेंगे तो हमारा अच्छा मुनाफा होगा। सही कहा भाई तुमने। बाकी सभी फल तो हर दुकान में मिल रहे हैं। एक अंगूर ही ऐसा फल है जो ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है। अगर हम अंगूर की खेती करेंगे तो हम कम समय में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो शुभ काम में देरी कैसी? चलो शुरू करते हैं। राधे लाल और श्याम लाल इस गांव के जमींदार के पास जाते हैं। देखिए जमींदार साहब, हम फल विक्रेता हैं और अभी अभी आपके गांव में आए हैं। हमें एक बगीचे की जरूरत है। वो सब तो ठीक है, पर आप उस बगीचे में कौन सा फल उगाएंगे ये तो बताइए। वो सब तो हम आपको नहीं बता सकते। बस ये समझ लीजिए कि एक ऐसा फल जो यहाँ के बाजारों में मिल ही नहीं रहा है। हम उस फल को उगाएंगे और उसे बेचेंगे। मगर उसका कुछ नाम तो होगा। बिना नाम जाने मैं आपको बगीचा कैसे दे सकता हूँ? फल का नाम जानने से बगीचा देने का क्या मतलब है? आप बस हमें एक किराए पर बगीचा दे दीजिए। पर अगर वो तुम्हारा फल बिका नहीं और तुमने मुझे हर महीने बगीचे का किराया नहीं दिया तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। अगर फल नहीं भी बिकेगा तो भी हम अपनी जेब से आपको बगीचे का किराया दे देंगे। जैसी आप लोगों की इच्छा। आइए, मैं आपको बगीचा दिखाता हूँ। जमींदार राधे लाल और श्याम लाल को एक बगीचा दिखाता है। दोनों को वो बगीचा पसंद आता है और उस बगीचे में खुदाई करना शुरू करते हैं। श्याम लाल नर्सरी से अंगूर की बहुत सारी बीज लेकर आता है और दोनों भाई मिलकर पूरे बगीचे में अंगूर की बीज लगा देते हैं। लो भाई, पौधे लगाने का काम तो खत्म हो गया। अब इन्हें खाद और पानी देना होगा, तभी जाकर जल्दी से फल खाने को मिलेगा। देखते ही देखते अंगूर की लतें बड़ी होने लगती हैं और उन पर बहुत सारे अंगूर लग जाते हैं। ये देखकर राधे लाल और श्याम लाल बहुत खुश हो जाते हैं। देखो भाई, हमारी मेहनत रंग लाई है। हाँ, अब हम जल्दी ही इन अंगूरों को बाजार में बेचेंगे और बाजार में अंगूर की एक बड़ी दुकान खोलेंगे। राधे लाल और श्याम लाल बगीचे से घर की तरफ जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में जमींदार दिखाई देता है। बताइए जमींदार साहब, क्या बात है? और क्या बात होगी? 6 महीने हो गए और तुम लोगों ने मुझे बगीचे का 1 महीने का किराया भी नहीं दिया। मुझे मेरे बगीचे का किराया चाहिए। अरे जमींदार साहब, आप परेशान मत होइए। आपका बगीचा हमारे लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। हमने जो फल उगाए थे वो अच्छी मात्रा में हुए हैं और अब हम जल्दी उन्हें बेचकर आपके 6 महीने का किराया एक साथ दे देंगे। बस 1 महीना और इंतजार कीजिए, आपको आपका किराया मिल जाएगा। ठीक है, मैं 1 महीना और इंतजार कर लेता हूँ, पर इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। 1 महीने बाद हम लोग खुद ही पैसा लेकर आपके पास आ जाएंगे। इतना कहकर राधे लाल और श्याम लाल वहाँ से चले जाते हैं। राधे लाल और श्याम लाल अपने बगीचे में जाकर अपनी उगाई हुई अंगूरों को तोड़ने लगते हैं। राधे लाल और श्याम लाल दोनों अंगूर तोड़कर बाजार में जाते हैं और वहाँ पर बाकी फल विक्रेताओं के बीच में अंगूर का ठेला लगाकर खड़े हो जाते हैं। ले लो, ताजे ताजे अंगूर ले लो। भाई साहब, अंगूर कैसे दिए? 100 रुपए किलो। 1 किलो दे दीजिए। ग्राहक अंगूर लेकर अपने घर चली जाती है। राधे लाल और श्याम लाल दूसरे ग्राहकों को अंगूर बेच रहे थे कि तभी वहाँ पर पहली वाली ग्राहक चिल्लाती हुई आ गई। अरे रे, ये
बेचे हैं वो अंगूर कम, लोहे की जंजीरें ज्यादा लग रही है। ग्राहक की ये बात सुनकर राधेलाल और श्यामलाल दोनों चौंक जाते हैं। लोहे के अंगूर? तुम पागल तो नहीं हो गए? यकीन नहीं आता तो खुद ही खा के देख लो ना। राधेलाल अंगूर खाने के लिए मुंह में डालता है। जैसे ही वो अंगूर अपने दांत से काटने लगता है तो उसके दांतों में दर्द होने लगता है। भाई, ये तो सच में लोहे का अंगूर है। राधेलाल के मुंह से ये बात सुनकर सभी ग्राहक वहाँ से चले जाते हैं। अब क्या करोगे? देखते हैं क्या होता है आगे। राधेलाल और श्यामलाल दोनों अंगूर का ठेला पकड़कर घर के लिए जाने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में जमींदार मिलता है। अच्छा, तो यहाँ हो तुम दोनों। 1 महीने का वक्त मांगा था तुमने और 2 महीने हो गए हैं। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। देखिए जमींदार साहब, हमारा एक भी फल नहीं बिका। हम आपको पैसे कहाँ से देंगे? मुझे उससे क्या मतलब, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। कहीं से भी दो। तुम्ही ने कहा था ना कि अगर कुछ नहीं होगा तो हम अपनी जेब से पैसे देंगे। हाँ, कहा तो था, पर हमारे सारे पैसे फलों को उगाने में खत्म हो चुके हैं। बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, हम आपके सारे पैसे ब्याज सहित वापस कर देंगे। ठीक है, तुम्हारे पास 10 दिन का समय है। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं अपने बगीचे से तुम्हारे फलों के पौधों को उखाड़ कर फेंक दूंगा। राधेलाल और श्यामलाल दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। दोनों गांव के एक विद्वान आदमी के पास जाते हैं। ताऊ जी, हमारे उगाए हुए सारे अंगूर लोहे के अंगूर हो गए हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। बेटा, ये सब बूढ़ी लोमड़ी का श्राप है। कौन सी लोमड़ी? बहुत साल पहले एक भूखी लोमड़ी खाने की तलाश में इस गांव में आई और उसने यहाँ पर एक बहुत लंबी अंगूर की बेल देखी। वो अंगूर खाने के लिए बेल पर छलांग लगा रही थी, पर अंगूर तक नहीं पहुंच पाई। गांव वालों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और लोमड़ी ने इस गांव को श्राप दिया कि जिस तरह वो इस गांव के अंगूर नहीं खा पाई, उसी तरह आज के बाद इस गांव में कोई भी अंगूर नहीं खा पाएगा और सारे अंगूर लोहे के हो जाएंगे। इस श्राप को कैसे खत्म करेंगे? अगर तुम लोग पुरानी बेल के अंगूर ले जाकर उस लोमड़ी को खिलाओगे तो ये गांव इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। राधेलाल और श्यामलाल उस पुरानी बेल के पास जाते हैं और उससे कुछ अंगूर तोड़ते हैं और उन्हें लेकर जंगल की तरफ जाते हैं। वो देखो, वहाँ पर लोमड़ी दिखाई दे रही है। श्यामलाल उस लोमड़ी की तरफ जाता है और अंगूर का गुच्छा लोमड़ी के सामने फेंकता है। लोमड़ी अंगूर खाती है। उसके अंगूर खाते ही आगरा गांव को श्राप से मुक्ति मिल जाती है। अब राधेलाल और श्यामलाल अपने उगाए हुए सभी अंगूरों को बाजार में बेचते हैं। अंगूर बेचकर राधेलाल और श्यामलाल आगरा गांव में फलों की एक बड़ी सी दुकान खोल देते हैं। रायपुर गांव में मोहन और सोनू नाम के 2 भाई रहते थे। मोहन की शादी हो चुकी थी। सोनू अभी कुंवारा था। सोनू, मेरी मौसी की लड़की ब्याह करने लायक हो गई है। बहुत सुंदर लड़की है, तुम्हारे साथ उसका ब्याह कराऊं? अरे भाभी, आप तो हमेशा शादी की बात करती रहती हैं। हो जाएगी शादी वादी, जल्दी क्या है? उम्र निकल जाएगी, फिर हमसे मत कहना। मेरे स्मार्ट भाई को स्मार्ट बहू ही चाहिए। चलो सोनू, खेत पर जाने का समय हो गया है। मोहन और सोनू अंगूर की खेती किया करते थे। दोनों बड़ी मेहनत से खेत जोतते, खेत में पानी लगाते और फिर बीज बोते। 3-4 महीने इस तरह मेहनत करने के बाद खेत में अंगूर की फसल आ जाती। मोहन की पत्नी खेत पर खाना लेकर पहुंचती है। भाभी, मेहनत करने के बाद आपके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर मजा ही आ जाता है। मेरी चचेरी बहन की ननद ब्याह लायक हो गई है, शादी करो उससे तो बताओ। लगता है आप मेरा ब्याह कराए बिना नहीं मानेंगी, लेकिन आपको लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं। मैंने लड़की ढूंढ ली है, पढ़ी लिखी लड़की है। सोनू अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेता है। एक दिन मोहन अंगूरों को इकट्ठा करके
मंडी में ले जाता है और अंगूर बेचकर पैसे घर ले आता है। अरे सोनू, इस बार अंगूर का बहुत बढ़िया भाव मिला है। पूरे 80,000 के बिके हैं। ये ले 40,000। सोनू पैसे ले जाकर अपनी पत्नी को दे देता है। लो नीरज, पैसे तिजोरी में रख दो। कितने रुपए दिए हैं तुम्हारे भैया ने? पहले गिन तो लो। ये कैसी बातें कर रही हो नीरज? 40,000 है, भैया ने दिए हैं, तो गिनने की क्या जरूरत? जरूरत है। तुम नहीं गिनोगे तो मैं गिनूंगी। और 40,000 ही क्यों दिए हैं? तुम्हें उनके साथ मंडी जाना चाहिए था। 1 लाख से कम में अंगूर नहीं बिके होंगे। 60,000 उन्होंने खुद रख लिए होंगे और 40,000 तुम्हें पकड़ा दिए। ऐसा नहीं है नीरज, भैया बहुत ईमानदार हैं। ईमानदार नहीं है, बल्कि तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाते हैं। सोनू की पत्नी मोहन के खिलाफ सोनू को भड़का देती है। सोनू अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है। वो गुस्से में मोहन के पास जाता है। भैया, मुझे हिसाब चाहिए और आज से आधा खेत आपका और आधा खेत मेरा। दोनों अलग अलग खेती करेंगे और अलग अलग ही रहेंगे। अगले सीजन में मोहन अपनी खेती अलग करता है और सोनू अलग। मोहन बैलगाड़ी से खेत जोतता है, सोनू ट्रैक्टर से जोतता है। मोहन कुएं से पानी निकालकर हाथों से सिंचाई करता है और सोनू पंप से सिंचाई करता है। मोहन प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करता है, सोनू रासायनिक खाद का इस्तेमाल करता है और अपने खेत में जमकर कीटनाशकों का प्रयोग करता है। मोहन के खेत में बहुत बढ़िया खेती होती है। मोहन के अंगूर बड़े और मीठे होते हैं, जबकि सोनू के अंगूर खट्टे और कड़वे होते हैं। सोनू रात में अपनी पत्नी से कहता है, मोहन भैया का अंगूर इतना बढ़िया हुआ है और हमारे अंगूर बिल्कुल खट्टे और कड़वे हैं। हमने मोहन भैया से अलग होकर अपना ही नुकसान कर लिया। नीरज सोनू की बातें सुनकर चिढ़ जाती है। जब रात में सब सो जाते हैं तो वो मिट्टी का तेल लेकर मोहन के खेत में जाती है और पूरा खेत जलाकर राख कर देती है। अगले दिन मोहन जब खेत पर पहुंचता है तो जली हुई फसल को देखकर खूब रोता है। मोहन फिर भी सोनू और सोनू की पत्नी पर शक नहीं करता। कहीं ये काम सोनू या उसकी पत्नी का तो नहीं? नहीं, सोनू मुझसे बहुत प्यार करता है। वो ना ऐसा करेगा और ना किसी को करने देगा। मोहन रोता हुआ सिद्ध बाबा के पास पहुंचता है। आओ मोहन, बड़े दिन बाद आए और रो क्यों रहे हो? बाबा, मेरी सारी फसल किसी ने जला दी। समझ नहीं आ रहा अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। चिंता मत करो पुत्र, जिसने हमें जन्म दिया है वो परमात्मा सबका ध्यान रखता है। तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर घर जाओ। मोहन अपने घर लौटता है। वो देखता है कि छत से एक अंगूर की बेल लटक रही है। अंगूर की बेल कहाँ से आ रही है? मोहन उस बेल को पकड़कर नीचे खींचता है। वो और लंबी हो जाती है। मोहन बेल को नीचे खींचता जाता है, लेकिन बेल और लंबी होती चली जाती है, खत्म ही नहीं होती। अरे सुनती हो? जल्दी यहाँ आओ। ये देखो, अंगूर की बेल। मोहन और उसकी पत्नी अंगूर की बेल में से अंगूर तोड़कर बोरी में इकट्ठे कर लेते हैं। तुम इतने अंगूर जाकर बेच आओ, तब तक मैं बेल खींच खींच कर और अंगूर तोड़ लेती हूँ। जादुई अंगूर की बेल के अंगूर बेचकर मोहन को बहुत फायदा होता है। वो अपनी पत्नी के लिए साड़ी और बहुत सारी खाने पीने की चीजें लेकर आता है। उधर सोनू भी अपने अंगूर मंडी में लेकर जाता है, लेकिन उसके खट्टे और कड़वे अंगूर कोई दुकानदार खरीदते ही नहीं। परेशान होकर सोनू सारे अंगूर फेंककर चला जाता है और घर आकर रोने लगता है। शाम को जब मोहन और उसकी पत्नी खाना खा रहे होते हैं तो सोनू अपनी पत्नी के साथ उनके घर पहुंचता है। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैंने ही आपकी फसल जलाई थी। हमें माफ कर दीजिए भैया, हमारे घर खाने को कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं सोनू, कभी कभी छोटों से गलती हो जाती है। बड़ों का काम है उन्हें माफ कर देना। मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। अब से हम सब मिलकर ही रहेंगे।
एक गांव में आकाश और विकास नाम के दो दोस्त रहते थे। आकाश गरीब था जबकि विकास अमीर था। कल यार पापा एक साइंस एग्जीबिशन में गए और दूरबीन खरीद लाए। बड़े लोग बड़ी बातें। अगर अच्छे दोस्त ना हो तो अमीरी में भी कोई सुख नहीं है। चल, मैंने कल लस्सी पिलाई थी, आज तू समोसे खिला। चलो बाजार चलते हैं। आकाश और विकास बाजार जाते हैं तो देखते हैं कि दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। दोनों दोस्त दुकान के पास जाते हैं। काका, दुकान पर इतनी भीड़ क्यों है? समोसे की नई दुकान खुली है। ऐसे बढ़िया समोसे हैं, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। ला पैसे दे, 2 समोसे खरीद लेता हूँ। नहीं, बस तू अपने लिए खरीद, मुझे खट्टी डकारें आ रही हैं। आकाश अपने लिए एक समोसा खरीद रहा होता है, तभी विकास की नजर समोसे बेचने वाले पर पड़ती है। विकास समोसे बेचने वाले को कुछ शक की निगाहों से देखता है। बड़ी मुश्किल से एक समोसा मिला है। वाह, ऐसा समोसा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। तुम भी खा कर देखो, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। इस दुकान का नाम देख लेता हूँ, कल फिर यहाँ आऊंगा। आकाश दुकान का नाम देखता है। दुकान का नाम होता है जादुई समोसे। तुमने एक बात नोट की क्या? हर कोई समोसे वाले के समोसे की तारीफ कर रहा है और कह रहा है एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। मुझे तो जादुई समोसे में कुछ गड़बड़ लग रही है। उस समोसे वाले को देखकर भी मुझे शक हो रहा है। जासूसी नॉवेल पढ़ पढ़कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चलो घर चलते हैं, अंधेरा हो गया है और बारिश भी आने वाली है। आकाश और विकास अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन आकाश जब सोकर उठता है तो उठते ही उसे जादुई समोसे वाली दुकान के समोसे खाने का मन करने लगता है। आकाश का चारपाई बुनने का खानदानी काम था। बेटा, रामपाल अपनी खटिया दे गए हैं, सादा बुनाई डालनी है उसमें। जी पिताजी। आकाश खटिया बुनने बैठता है लेकिन अपने काम में बिल्कुल ध्यान ही नहीं लगा पाता। पिताजी, मैं समोसे खाने जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। 2-3 दिन तो आकाश के पिताजी ने आकाश से कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर एक दिन आकाश जब सुबह सुबह समोसे खाने जाने लगा तो पिताजी ने उसे टोक दिया। ये रोज रोज क्या समोसे खाता रहता है? पेट खराब कर लिया है तूने समोसे खाकर अपना। पहले तो तूने इतने समोसे कभी नहीं खाए, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से तो तूने हद कर रखी है। आज मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। लेकिन पिताजी, मैं बिना समोसे खाए नहीं रह पाऊंगा। आकाश के पिताजी ने आकाश का हाथ पकड़ लिया, लेकिन आकाश फिर भी नहीं रुका। गांव वालों, मेरा लड़का पागल हो गया है, जरा इसे रोकने में मेरी मदद करो। आकाश के पिताजी आकाश को पकड़ते हैं। पिताजी को एक आदमी पकड़ता है, उस आदमी को दूसरा आदमी पकड़ता है, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा। इस तरह पूरी एक चेन बन जाती है। आकाश अपने पिताजी से हाथ छुड़ा लेता है, पूरी चेन एकदम से गिरती है। आकाश उस दिन भी जाकर समोसे खाता है। अगले दिन आकाश के पिताजी विकास के घर जाते हैं। विकास बेटा, पता नहीं आकाश को क्या हो गया है। बाजार में जादुई समोसे नाम की जो नई दुकान खुली है, बार बार उसी दुकान के समोसे खाने जाता है। आप चिंता ना करें अंकल जी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उस दिन जब रात को जादुई समोसे की दुकान का मालिक दुकान बंद करके अपने घर की ओर लौट रहा था तो विकास ने दूरबीन से उसे देखा। विकास दुकान के मालिक का पीछा करता है। बहुत जल्द पूरे गांव को हमारे समोसे की लत लग जाएगी, तब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। गांव वाले मूर्ख, जानते ही नहीं कि तुम एक केमिस्ट हो और समोसों में नशीला पदार्थ मिलाते हो और फिर लोगों को समोसे की लत पड़ जाती है। हल्के बोल, किसी ने सुन लिया तो मारे जाएंगे। विकास सारी बातें सुन लेता है। अगले दिन विकास कुछ गांव वालों के साथ जादुई समोसे वाली दुकान पर पहुंचता है। क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये हम तुम्हें बाद में बताएंगे। मुखिया चाचा, पहले तुम समोसे खाओ।
मुखिया चाचा समोसे खाते हैं। अब मेरा और समोसे खाने का मन कर रहा है। सच सच बताओ, तुम अपने समोसे में क्या मिलाते हो? आलू और मसालों के अलावा मैं कुछ भी नहीं मिलाता अपने समोसे में। सच बोल दो वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही दुकान का मालिक डर जाता है और सब कुछ कबूल कर लेता है। मुझे माफ कर दो। अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए मैं समोसों में नशीला पदार्थ मिलाता था ताकि लोगों को समोसे की लत लग जाए और वो बार बार मेरी दुकान पर समोसे खाने आए। विकास तुरंत पुलिस को फोन लगाता है। पुलिस आकर केमिस्ट को गिरफ्तार करती है। इसीलिए मैं तुमसे कहा करता था कि बाहर की चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए। आनंदपुर गांव में लालाजी की अंगूरों की खेती थी, जो उनका नौकर बलदेव उसे संभाला करता था। लालाजी बीच बीच में खेत देखने आ जाया करते थे। क्यों बलदेव, सब कुछ कैसा चल रहा है? सब ठीक है लालाजी। मैंने कल ही फसल में कीटनाशक दवाई छिड़की है। और जो मैंने नए बीज लाए हैं वो कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, उन बीजों से मोटे मोटे अंगूर उग रहे हैं। अच्छी बात है। मोटे अंगूरों का ज्यादा दाम मिलेगा हमें। जी लालाजी। लालाजी ने बलदेव को पगार पर रखा था। बलदेव एक बहुत अच्छा किसान था, पर उसके पास खुद की जमीन नहीं थी। वो लालाजी के खेतों पर किसानी करता था और इसके बदले लालाजी उसे हर महीने तनख्वाह देते थे। रोज शाम 6 बजे बलदेव अपने घर के लिए निकल जाया करता था। एक दिन की बात है, बलदेव खेत पहुंचा और उसने देखा कि कई सारे अंगूर की गुच्छे गायब थी। कल यहाँ ढेर सारे अंगूर के गुच्छे थे, अचानक कहाँ गायब हो गए? पता नहीं, लगता है मुझे ही कोई आभास हुआ होगा कि यहाँ अंगूर लगे थे। खैर, जाने दो। बलदेव ने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया और रोज की तरह अपना काम करने लगा। रोज रात 7 बजे वो अपने घर के लिए निकल जाता। अगले दिन भी वही हुआ। बलदेव अंगूरों के खेत पहुंचा और वहां कई अंगूरों के गुच्छे गायब थे। ये कैसे हो सकता है? मैंने कल ही यहाँ सच में अंगूरों के गुच्छे देखे थे। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। लगता है कोई मेरे अंगूरों को चोरी कर रहा है। अगर लाला जी को ये बात पता चल गई तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं आज रात को उस चोर को कैसे भी पकड़ कर रहूंगा। बलदेव ने ठान ली कि रात को वो अंगूरों के चोर को पकड़ेगा। शाम के 7 बजे और बलदेव रोज की तरह अपने खेतों से निकल गया। पर इस बार वो अपने घर नहीं गया, बल्कि पास के एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। बलदेव ने अपने साथ एक लाठी ले रखी थी। आज रात को उस चोर की चटनी बना दूंगा मैं। फिर वो कभी भी मेरे अंगूरों को चोरी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। बलदेव खेतों पर नजर लगाए बैठा था। आधी रात हो गई, लेकिन चोर अब तक आया नहीं था। अभी तक वो चोर क्यों नहीं आया? बलदेव परेशान था, पर फिर भी वो नजर रखकर बैठा था। आखिरकार सुबह 6 बजे जैसे ही हल्की रोशनी आई, रोशनी के साथ कुछ परियां उसके खेत में आ गई। बलदेव ने देखा कि उन परियों ने कुछ अंगूरों के गुच्छे तोड़ दिए। तो ये परियां हैं जो मेरे अंगूरों को चोरी कर रही थी। बलदेव दौड़ता हुआ खेतों में पहुंचा। आप सब तो परियां हैं, तो भला आप लोग मेरे अंगूरों को चोरी क्यों कर रही हैं? तो इस फल का नाम अंगूर है। हमारे परीलोक में ये नहीं उगाते, पर उस दिन हमने जब ये अंगूर खाए तो हमें ये बहुत पसंद आए। तब से हम इन्हें तोड़कर खा रहे हैं। पर आपकी वजह से मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ऐसा क्यों? ये अंगूरों के बाग लाला जी के हैं। लाला जी हर महीने मुझे तनख्वाह देते हैं इन अंगूरों को उगाने के लिए। अगर आप लोग ऐसे ही सारे अंगूरों को खा लेंगी तो वो मुझे तनख्वाह नहीं देंगे और काम से भी निकाल देंगे। अरे रे, क्षमा कीजिए, हमें ये सब बातें पता नहीं थी। पर हमें ये अंगूर बहुत पसंद है, लेकिन हम तुम्हारे साथ भी अन्याय नहीं कर सकते। मेरे पास एक सुझाव है। क्या आप हमारे साथ हमारी दुनिया में आएंगे? आप हमें वहाँ अंगूर उगाना सिखा दीजिए।
और इसके बदले हम आपको ढेर सारे सोने के सिक्के दे देंगे। सोने के सिक्के? हाँ, और फिर हम अपने अंगूर खुद उगाना सीख भी जाएंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। बलदेव ने कुछ अंगूर की बीज ले ली और फिर परियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बलदेव का भी, और कुछ मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही बलदेव भी परियों के साथ उड़ने लगा। बलदेव परियों के साथ बादलों के ऊपर उड़ रहा था। परियां बलदेव को बादलों के बगीचे में ले आई। इस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल थे। ये तो अद्भुत है। बलदेव सारा बगीचा देखकर खुश था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बिना मिट्टी के ये सब कैसे उग गए। ये बादल जादुई है। ये बादल बिल्कुल जमीन की मिट्टी की तरह है। इस पर जो भी बीज उगाओगे वो धरती की भांति ही उग जाएंगे। बलदेव ने उस बादल पर कुछ अंगूरों के बीज छिड़के और उसके बीज छिड़कते ही बीजों से अंगूर के पौधे निकल आए। काश धरती पर भी ऐसे आसानी से पौधे उगाए जा सकते। अंगूरों के पौधों को रोज पानी देना होता है और तो और इनकी जांच भी करनी होती है कि इनमें कोई कीड़े न लग जाए। एक परी ने जादू किया और उनके सामने एक छोटा बादल आ गया। अब ये बादल रोज इन अंगूरों को पानी देगा। धरती पर पौधों को कीड़े लगते हैं, यहाँ नहीं लगेंगे। यहाँ मिट्टी नहीं है ना? हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। अब हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, समय पर पानी और अच्छी खुराक देने से ये पौधे अपने आप अंगूर उगाएंगे। बलदेव बोल ही रहा था कि उसके सामने वाले अंगूर के पौधे में अंगूर का एक गुच्छा दिखने लगा। वो देखकर परिया बहुत खुश हुई। वो देखो, वहाँ अंगूर उग गए। अब हमें धरती पर जाने की कोई जरूरत नहीं। स्वादिष्ट अंगूर हम खुद अपने ही बादलों पर उगाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। परी ने फिर से जादू किया और बलदेव के हाथ में एक बहुत बड़ा मटका आ गया। इस मटके में सोने की मोहरें थी। इतनी सारी सोने की मोहरें देखकर बलदेव की आंखें फटी की फटी रह गई। हमें जब आपकी जरूरत होगी हम वापस आपसे मिलने आएंगे। हाँ हाँ। परियों ने जादू किया और बलदेव परिलोक से गायब हो गया। वो वापस उसी अंगूरों के खेत में था। उसके हाथ में वो मटका भी था। बलदेव वो मटका लेकर अपने घर गया। इतने सारे सोने के सिक्के ये कहाँ से मिले आपको? बादलों पे खेती करने के लिए परियों ने दिया है। परिया? बलदेव ने अपने परिवार को पूरा किस्सा बताया। आपकी ये दोनों बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। पहली कि हम अमीर बन गए और दूसरी ये कि बादलों पर भी खेती होती है। अब तुम मानो या ना मानो, पर सच तो यही है। बलदेव ने बड़ा सा घर खरीद लिया और अपनी खुद की जमीन भी। इस जमीन पर उसने भी अंगूर की खेती शुरू कर दी। अब उसे पैसों की बिल्कुल चिंता नहीं थी। वो परियों का शुक्रगुजार था। बादलों पे खेती करने से उसकी किस्मत ही बदल दी। रायपुर गांव में मोहन और सोनू नाम के दो भाई रहते थे। मोहन की शादी हो चुकी थी। सोनू अभी कुंवारा था। सोनू, मेरी मौसी की लड़की ब्याह करने लायक हो गई है। बहुत सुंदर लड़की है। तुम्हारे साथ उसका ब्याह कराऊं? अरे भाभी, आप तो हमेशा शादी की बात करती रहती हैं। हो जाएगी शादी वादी, जल्दी क्या है? उम्र निकल जाएगी, फिर हमसे मत कहना। मेरे स्मार्ट भाई को स्मार्ट बहू ही चाहिए। चलो सोनू, खेत पर जाने का समय हो गया है। मोहन और सोनू अंगूर की खेती किया करते थे। दोनों बड़ी मेहनत से खेत जोतते, खेत में पानी लगाते और फिर बीज बोते। 3-4 महीने इस तरह मेहनत करने के बाद खेत में अंगूर की फसल आ जाती। मोहन की पत्नी खेत पर खाना लेकर पहुंचती है। भाभी, मेहनत करने के बाद आपके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर मजा ही आ जाता है। मेरी चचेरी बहन की ननद ब्याह लायक हो गई है। शादी करो उससे तो बताओ। लगता है आप मेरा ब्याह कराए बिना नहीं मानेंगी, लेकिन आपको लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं। मैंने लड़की ढूंढ ली है। पढ़ी लिखी लड़की है। सोनू अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेता है। एक दिन मोहन अंगूरों को इकट्ठा करके मंडी में ले जाता है और अंगूर बेचकर
पैसे घर ले आता है। अरे सोनू, इस बार अंगूर का बहुत बढ़िया भाव मिला है। पूरे 80,000 के बिके हैं। ये ले 40,000। सोनू पैसे ले जाकर अपनी पत्नी को दे देता है। लो नीरज, पैसे तिजोरी में रख दो। कितने रुपए दिए हैं तुम्हारे भैया ने? पहले गिन तो लो। ये कैसी बातें कर रही हो नीरज? 40,000 है, भैया ने दिए हैं, तो गिनने की क्या जरूरत? जरूरत है। तुम नहीं गिनोगे तो मैं गिनूंगी। और 40,000 ही क्यों दिए हैं? तुम्हें उनके साथ मंडी जाना चाहिए था। 1 लाख से कम में अंगूर नहीं बिके होंगे। 60,000 उन्होंने खुद रख लिए होंगे और 40,000 तुम्हें पकड़ा दिए। ऐसा नहीं है नीरज, भैया बहुत ईमानदार हैं। ईमानदार नहीं है, बल्कि तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाते हैं। सोनू की पत्नी मोहन के खिलाफ सोनू को भड़का देती है। सोनू अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है। वो गुस्से में मोहन के पास जाता है। भैया, मुझे हिसाब चाहिए और आज से आधा खेत आपका और आधा खेत मेरा। दोनों अलग अलग खेती करेंगे और अलग अलग ही रहेंगे। अगले सीजन में मोहन अपनी खेती अलग करता है और सोनू अलग। मोहन बैलगाड़ी से खेत जोतता है, सोनू ट्रैक्टर से जोतता है। मोहन कुएं से पानी निकालकर हाथों से सिंचाई करता है और सोनू पंप से सिंचाई करता है। मोहन प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करता है, सोनू रासायनिक खाद का इस्तेमाल करता है और अपने खेत में जमकर कीटनाशकों का प्रयोग करता है। मोहन के खेत में बहुत बढ़िया खेती होती है। मोहन के अंगूर बड़े और मीठे होते हैं, जबकि सोनू के अंगूर खट्टे और कड़वे होते हैं। सोनू रात में अपनी पत्नी से कहता है, मोहन भैया का अंगूर इतना बढ़िया हुआ है और हमारे अंगूर बिल्कुल खट्टे और कड़वे हैं। हमने मोहन भैया से अलग होकर अपना ही नुकसान कर लिया। नीरज सोनू की बातें सुनकर चिढ़ जाती है। जब रात में सब सो जाते हैं तो वो मिट्टी का तेल लेकर मोहन के खेत में जाती है और पूरा खेत जलाकर राख कर देती है। अगले दिन मोहन जब खेत पर पहुंचता है तो जली हुई फसल को देखकर खूब रोता है। मोहन फिर भी सोनू और सोनू की पत्नी पर शक नहीं करता। कहीं ये काम सोनू या उसकी पत्नी का तो नहीं? नहीं, सोनू मुझसे बहुत प्यार करता है। वो ना ऐसा करेगा और ना किसी को करने देगा। मोहन रोता हुआ सिद्ध बाबा के पास पहुंचता है। आओ मोहन, बड़े दिन बाद आए और रो क्यों रहे हो? बाबा, मेरी सारी फसल किसी ने जला दी। समझ नहीं आ रहा अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। चिंता मत करो पुत्र, जिसने हमें जन्म दिया है वो परमात्मा सबका ध्यान रखता है। तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर घर जाओ। मोहन अपने घर लौटता है। वो देखता है कि छत से एक अंगूर की बेल लटक रही है। अंगूर की बेल कहाँ से आ रही है? मोहन उस बेल को पकड़कर नीचे खींचता है। वो और लंबी हो जाती है। मोहन बेल को नीचे खींचता जाता है, लेकिन बेल और लंबी होती चली जाती है, खत्म ही नहीं होती। अरे सुनती हो? जल्दी यहाँ आओ। ये देखो, अंगूर की बेल। मोहन और उसकी पत्नी अंगूर की बेल में से अंगूर तोड़कर बोरी में इकट्ठे कर लेते हैं। तुम इतने अंगूर जाकर बेच आओ, तब तक मैं बेल खींच खींच कर और अंगूर तोड़ लेती हूँ। जादुई अंगूर की बेल के अंगूर बेचकर मोहन को बहुत फायदा होता है। वो अपनी पत्नी के लिए साड़ी और बहुत सारी खाने पीने की चीजें लेकर आता है। उधर सोनू भी अपने अंगूर मंडी में लेकर जाता है, लेकिन उसके खट्टे और कड़वे अंगूर कोई दुकानदार खरीदते ही नहीं। परेशान होकर सोनू सारे अंगूर फेंककर चला जाता है और घर आकर रोने लगता है। शाम को जब मोहन और उसकी पत्नी खाना खा रहे होते हैं तो सोनू अपनी पत्नी के साथ उनके घर पहुंचता है। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैंने ही आपकी फसल जलाई थी। हमें माफ कर दीजिए भैया, हमारे घर खाने को कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं सोनू, कभी कभी छोटों से गलती हो जाती है। बड़ों का काम है उन्हें माफ कर देना। मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। अब से हम सब मिलकर ही रहेंगे।
एक गांव में आकाश और विकास नाम के दो दोस्त रहते थे। आकाश गरीब था जबकि विकास अमीर था। कल यार पापा एक साइंस एग्जीबिशन में गए और दूरबीन खरीद लाए। बड़े लोग बड़ी बातें। अगर अच्छे दोस्त ना हो तो अमीरी में भी कोई सुख नहीं है। चल, मैंने कल लस्सी पिलाई थी, आज तू समोसे खिला। चलो बाजार चलते हैं। आकाश और विकास बाजार जाते हैं तो देखते हैं कि दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। दोनों दोस्त दुकान के पास जाते हैं। काका, दुकान पर इतनी भीड़ क्यों है? समोसे की नई दुकान खुली है। ऐसे बढ़िया समोसे हैं, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। ला पैसे दे, 2 समोसे खरीद लेता हूँ। नहीं, बस तू अपने लिए खरीद, मुझे खट्टी डकारें आ रही हैं। आकाश अपने लिए एक समोसा खरीद रहा होता है, तभी विकास की नजर समोसे बेचने वाले पर पड़ती है। विकास समोसे बेचने वाले को कुछ शक की निगाहों से देखता है। बड़ी मुश्किल से एक समोसा मिला है। वाह, ऐसा समोसा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। तुम भी खा कर देखो, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। इस दुकान का नाम देख लेता हूँ, कल फिर यहाँ आऊंगा। आकाश दुकान का नाम देखता है। दुकान का नाम होता है जादुई समोसे। तुमने एक बात नोट की क्या? हर कोई समोसे वाले के समोसे की तारीफ कर रहा है और कह रहा है एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। मुझे तो जादुई समोसे में कुछ गड़बड़ लग रही है। उस समोसे वाले को देखकर भी मुझे शक हो रहा है। जासूसी नॉवेल पढ़ पढ़कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चलो घर चलते हैं, अंधेरा हो गया है और बारिश भी आने वाली है। आकाश और विकास अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन आकाश जब सोकर उठता है तो उठते ही उसे जादुई समोसे वाली दुकान के समोसे खाने का मन करने लगता है। आकाश का चारपाई बुनने का खानदानी काम था। बेटा, रामपाल अपनी खटिया दे गए हैं, सादा बुनाई डालनी है उसमें। जी पिताजी। आकाश खटिया बुनने बैठता है लेकिन अपने काम में बिल्कुल ध्यान ही नहीं लगा पाता। पिताजी, मैं समोसे खाने जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। 2-3 दिन तो आकाश के पिताजी ने आकाश से कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर एक दिन आकाश जब सुबह सुबह समोसे खाने जाने लगा तो पिताजी ने उसे टोक दिया। ये रोज रोज क्या समोसे खाता रहता है? पेट खराब कर लिया है तूने समोसे खाकर अपना। पहले तो तूने इतने समोसे कभी नहीं खाए, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से तो तूने हद कर रखी है। आज मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। लेकिन पिताजी, मैं बिना समोसे खाए नहीं रह पाऊंगा। आकाश के पिताजी ने आकाश का हाथ पकड़ लिया, लेकिन आकाश फिर भी नहीं रुका। गांव वालों, मेरा लड़का पागल हो गया है, जरा इसे रोकने में मेरी मदद करो। आकाश के पिताजी आकाश को पकड़ते हैं। पिताजी को एक आदमी पकड़ता है, उस आदमी को दूसरा आदमी पकड़ता है, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा। इस तरह पूरी एक चेन बन जाती है। आकाश अपने पिताजी से हाथ छुड़ा लेता है, पूरी चेन एकदम से गिरती है। आकाश उस दिन भी जाकर समोसे खाता है। अगले दिन आकाश के पिताजी विकास के घर जाते हैं। विकास बेटा, पता नहीं आकाश को क्या हो गया है। बाजार में जादुई समोसे नाम की जो नई दुकान खुली है, बार बार उसी दुकान के समोसे खाने जाता है। आप चिंता ना करें अंकल जी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उस दिन जब रात को जादुई समोसे की दुकान का मालिक दुकान बंद करके अपने घर की ओर लौट रहा था तो विकास ने दूरबीन से उसे देखा। विकास दुकान के मालिक का पीछा करता है। बहुत जल्द पूरे गांव को हमारे समोसे की लत लग जाएगी, तब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। गांव वाले मूर्ख, जानते ही नहीं कि तुम एक केमिस्ट हो और समोसों में नशीला पदार्थ मिलाते हो और फिर लोगों को समोसे की लत पड़ जाती है। हल्के बोल, किसी ने सुन लिया तो मारे जाएंगे। विकास सारी बातें सुन लेता है। अगले दिन विकास कुछ गांव वालों के साथ जादुई समोसे वाली दुकान पर पहुंचता है। क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये हम तुम्हें बाद में बताएंगे। मुखिया चाचा, पहले तुम समोसे खाओ।
मुखिया चाचा समोसे खाते हैं। अब मेरा और समोसे खाने का मन कर रहा है। सच सच बताओ, तुम अपने समोसे में क्या मिलाते हो? आलू और मसालों के अलावा मैं कुछ भी नहीं मिलाता अपने समोसे में। सच बोल दो वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही दुकान का मालिक डर जाता है और सब कुछ कबूल कर लेता है। मुझे माफ कर दो। अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए मैं समोसों में नशीला पदार्थ मिलाता था ताकि लोगों को समोसे की लत लग जाए और वो बार बार मेरी दुकान पर समोसे खाने आए। विकास तुरंत पुलिस को फोन लगाता है। पुलिस आकर केमिस्ट को गिरफ्तार करती है। इसीलिए मैं तुमसे कहा करता था कि बाहर की चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए।